हाँ सर, आवाज आ रहा है। ठीक, हाँ सर, स्टार्ट आ रहा करते है। हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ सर्वेइंग पढ़ना चालू किया था हमने कल, इसको डिस्कस कर लिया था। एक स्टूडेंट बोल रहा है सर हाइड्रोग्राफिक सर्वे को एक बार दोबारा एक्सप्लेन कर दीजिए। तो जब भी वाटर रिलेटेड सर्वे होता है ना, क्लियर, वाटर रिलेटेड सर्वे जैसे सी शोर पर, समुद्री किनारे पर हमें अपनी बाउंड्री डिमार्क करनी पड़ेगी ना, इंडियन वाटर्स कितनी दूर तक हैं, श्रीलंकन वाटर्स कितनी दूर तक हैं, पाकिस्तान वाटर कितनी दूर तक है। तो वो सर्वे करने के लिए हाइड्रोग्राफिक सर्वे होगा। मान लो कोई डैम बना रहे हो, तो डैम कैसे बनाओगे? कोई तीन पहाड़ होंगे, एक ये पहाड़ होगा, एक इधर से पहाड़ होगा और एक आगे से पहाड़ होगा। और यहाँ पर क्या करोगे, यहाँ पर डैम बना दोगे, तो पानी को रिस्टोर कर लोगे वैली के अंदर। तो वैली के अंदर कितना पानी आ सकता है, एक लेक के अंदर कितना पानी आ सकता है, तो कंटूर मैपिंग से वो निकाला जाता है। हम देखेंगे कैसे निकाला जाता है। तो हाइड्रोग्राफिक सर्वे इसके लिए भी काम करा जाता है, कभी भी कोई वाटर बॉडी की वॉल्यूम मेजर करनी हो, इन सारी चीजों के लिए। ठीक है। तो मरीन सर्वे स्पेशल टाइप ऑफ हाइड्रोग्राफिक सर्वे कवर्स बॉर्डर एरिया नियर सी शोर स्ट्रक्चर्स एंड नेविगेशन एंड टाइड्स। तो टाइड वगैरह को मेजर करना, नेविगेशन को प्रोसेस करना, इन सारी चीजों के लिए, नेविगेशन कंट्रोल वगैरह देने के लिए कौन सा सर्वे यूज करा जाता है? हाइड्रोग्राफिक सर्वे यूज करा जाता है। जियोलॉजिकल सर्वे की बात कर लेते हैं। एस्ट्रोनॉमिकल सर्वे बात की थी क्या हमने? यानी कि चांद सितारा देख के, ठीक है, लैटिट्यूड वगैरह लॉन्गिट्यूड वगैरह के बारे में बात करते हुए जब हम सर्वे करते हैं, तो एस्ट्रोनॉमिकल सर्वे होता है। इट इज कंडक्टेड टू डिटरमाइन लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड एंड एज्यूम्यूट एंड लोकल टाइम ईटीसी। तो देखते होगे पुराने जमाने में क्या करते थे लोग, स्टार्स को देख के, सन मून को की पोजीशन को देखकर टाइम बता देते हैं। तो वो जो सर्वे है जिसमें हम स्टार्स की लोकेशन को देख के, एस्ट्रोनॉमिकल बॉडीज की पोजीशन को देखकर टाइम बता दें, लोकेशन बता दें, दैट इज एस्ट्रोनॉमिकल सर्वे। ठीक है। नेक्स्ट क्या है? जियोलॉजिकल सर्वे। किसके लिए किया जाता है? सब सरफेस के लिए किया जाता है। ठीक है। जियोलॉजिकल पर्पस के लिए किया जाता है। जैसे किसी एक जगह का सर्वे किया तो उसके नीचे सॉइल के क्या है, ग्राउंड सरफेस के नीचे क्या है, कहीं पर ऑयल मिला, कहीं पे गोल्ड की ओर मिली। तो ये जो सारी चीजें हैं, मरीन मतलब मिनरल्स फाइंड करना, ठीक है, नेचुरल रिसोर्सेज फाइंड करना सच एज गोल्ड, ईंधन फाइंड करना, ये सारे कौन से सर्वे में आते हैं? जियोलॉजिकल सर्वे में आते हैं। ठीक है क्या? आगे ना, हमारी एब्सोल्यूट लोकेशन, एक कोई एब्सोल्यूट लोकेशन हम किसकी मदद से फाइंड कर सकते हैं? एस्ट्रोनॉमिकल सर्वे की मदद से फाइंड कर सकते हैं। चांद सितारों को देखकर हम अपनी एब्सोल्यूट लोकेशन को भी फाइंड कर सकते हैं। ठीक है। द करेक्ट ऑर्डर और स्टेज ऑफ इंजीनियरिंग सर्वे इज मैप स्टडी, रिकॉग्निसेंस सर्वे, प्रिलिमिनरी सर्वे एंड फाइनल लोकेशन ऑफ डिटेल सर्वे। फाइनल लोकेशन डिटेल सर्वे, यानी कि सर्वे करने का ऑर्डर क्या होता है? सबसे पहले किसी जगह, मान लो तुम्हें एक फॉरेस्ट में सर्वे करना है, ठीक है, तुम्हें एक फॉरेस्ट के अंदर बैराज बनाना है, डैम बनाना है, तो तुम्हें वहां सर्वे करना है। तो कैसे सर्वे करोगे? सबसे पहले मैप स्टडी करोगे उस फॉरेस्ट का। मैप स्टडी करने के बाद वहां के कुछ लोकल पीपल को लेके जाओगे, उनके संग रिकॉग्निसेंस करके जाओगे। रिकॉग्निसेंस सर्वे क्या होता है? उस सर्वे में हम कुछ भी बहुत ज्यादा डिटेल यूज नहीं करते, डिटेल कलेक्ट नहीं करते, सिर्फ ये सोचते हैं कि आखिर मेन सर्वे जब हम करने चाहेंगे, जब हम सर्वे करेंगे तो उसको करेंगे कैसे। इज इट क्लियर? तो प्रिलिमिनरी सर्वे क्या होता है, मतलब रिकॉग्निसेंस सर्वे क्या होता है? जांच पड़ताल करना। फिर क्या है प्रिलिमिनरी सर्वे? इसमें मान लो छोटा मोटा सर्वे वर्क कर लिया, कि किसी एक जगह का आरएल पता कर लिया कि यहाँ से हम सर्वे स्टार्ट करेंगे, किसी एक जगह बेंच मार्क सेटअप कर दिया। फिर क्या है? फाइनल लोकेशन एंड डिटेल सर्वे। इसके बाद हम क्या करेंगे? पूरा डिटेल में सर्वे करेंगे, ट्रैवर्सिंग करेंगे, नहीं तो ट्रायंगुलेशन करेंगे, इस तरह के सर्वे करेंगे। तो ऑर्डर ऑफ सर्वेइंग क्या है? मैप स्टडी, मैप स्टडी के बाद रिकॉग्निसेंस सर्वे, रिकॉग्निसेंस सर्वे के बाद कौन सा सर्वे है? प्रिलिमिनरी सर्वे, और प्रिलिमिनरी सर्वे के बाद कौन सा है हमारा? बोलो। प्रिलिमिनरी सर्वे के बाद कौन सा सर्वे है? डिटेल। डिटेल सर्वे। ठीक है। हमें क्लियर टू एवरीवन? सर कल आप इस बारे में बात कर चुके थे, फिर मैं ये दोबारा से पेज रिपीटेड है। फिर क्लासिफिकेशन ऑफ सर्वे बेस्ड अपॉन इंस्ट्रूमेंट बात करने जा रहा हूं मैं। क्लासिफिकेशन ऑफ सर्वे बेस्ड अपॉन इंस्ट्रूमेंट बात करने जा रहा हूँ। तो सबसे पहला सर्वे कौन सा लिया हमने? चेन सर्वे। तो चेन सर्वे में क्या होता है? चेन या टेप की मदद से हम लोग सर्वे करते हैं। Is it clear? चेन या टेप की मदद से हम लोग क्या करते हैं? सर्वे करते हैं। इट इज द सिंपलेस्ट टाइप ऑफ सर्विंग इन विच ओनली लीनियर मेजरमेंट्स आर टेकन। इसमें सिर्फ और सिर्फ लीनियर मेजरमेंट करे जाते हैं, एंगुलर मेजरमेंट नहीं करे जाते हैं। सर किसी एग्जांपल से मुझे बताइए। फॉर एग्जांपल अगर मैं चैन सर्वे का एक एग्जांपल दूं आप लोगों को, तो ट्राई टू अंडरस्टैंड। मान लो ये एक पिलर है,
ठीक है, ये एक पिलर है, और मान लो ये एक दूसरा पिलर है, ठीक है, और इसके बीच में कुछ डिस्टेंस होगी, और मैं इस इन दोनों पिलर के बीच में यहां पर एक हैंड पंप है। क्या है? हैंड पंप है। मुझे इस हैंड पंप का सर्वे करना है। तो चेन सर्वे में हम कैसे सर्वे करेंगे? वी आर गोइंग टू मेजर द लीनियर डिस्टेंस ऑफ दिस। इसकी हम लीनियर डिस्टेंस को मेजर कर लेंगे, यानी कि चेन रख के हम इसको मेजर कर लेंगे। कैसे? चेन की मदद से हम इसको मेजर कर लेंगे, यानी कि हम ये एंगल मेजरमेंट नहीं करेंगे। वी आर नॉट गोइंग टू डू द एंगल मेजरमेंट। हम क्या करेंगे? इस पॉइंट की सिर्फ और सिर्फ लीनियर मेजरमेंट करेंगे चेन या टेप से। यानी कि चेन सर्वे में क्या होता है? लीनियर मेजरमेंट इज डन, दैट इज नो एंगुलर मेजरमेंट इज। ठीक है क्या? इज इट क्लियर टू एवरीवन? यस सर। हाँ सर। लेकिन नो एंगुलर मेजरमेंट इन डन का मतलब ये नहीं है कि हम किसी भी एंगल पे प्रोसेस नहीं करते हैं। क्या कहना चाह रहा हूं मैं? देखो, एक और तरीका है इस लीनियर मेजरमेंट को करने का। इसी हैंड पर को डिमार्क करने का एक और तरीका है। वो कैसा तरीका है देखना। ये मेरा पिलर है, ये मेरा पिलर है, और ये हैंड पंप है। तो मैं इसको ऐसे डिमार्क कर सकता हूं कि मेरे पिलर वाली स्ट्रेट लाइन से परपेंडिकुलर ऑफसेट 2 मीटर पर हैंड पंप है। क्या कह रहा हूं? मेरे पिलर वाली स्ट्रेट लाइन से परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर मतलब 90 डिग्री, 90 डिग्री पर 2 मीटर पर जाकर एक हैंडपंप है। क्या मैंने इस तरीके से भी इसको डिमार्क कर पाया? हाँ कि ना? ये क्या तरीका है? इसे कहते हैं ऑफसेट टेकिंग। इसे क्या बोलते हैं? ऑफसेट टेकिंग। तो जब भी ऑफसेट लिया जाता है, 90 डिग्री पे लिया जाता है, या किसी ऑब्लिक ऑफसेट को भी लिया जा सकता है। किसकी मदद से लिया जाता है? आगे चल के हम इंस्ट्रूमेंट को पढ़ेंगे। आप लोग ने पढ़ा होगा, क्रॉस स्टाफ पढ़ा है क्या हम लोग ने? हाँ कि ना? तो क्रॉस स्टाफ या फिर फ्रेंच स्टाफ, इनकी मदद से हम ऑफसेट लेते हैं, और ऑफसेट हम ऑब्वियस एंगल्स पे ले सकते हैं। इज इट क्लियर? यानी कि मेजरमेंट ऑफ एंगल इज नॉट डन। मेजरमेंट ऑफ एंगल नहीं होती है, बट ऑब्वियस, बट ऑब्वियस एंगल, एंगल्स कैन बी यूज्ड। ठीक है क्या? ये बात सही है कि लीनियर मेजरमेंट में, चेन सर्वे में एंगल मेजरमेंट नहीं होता, बट ऑब्वियस एंगल्स को यूज कर सकते हैं। ऑब्वियस एंगल्स सच एज, सर ऑब्वियस एंगल्स से क्या कहना चाह रहे हो? 45 डिग्री, 90 डिग्री, 135 डिग्री ऑफसेट्स। ठीक है क्या? आइए बात समझ में, बोलो, बात करो, क्योंकि आप डिप्लोमा वाले स्टूडेंट भी हो। इसमें मुझे नहीं पता आपको कौन सी छोटी सी चीज ना समझ में आए, ठीक है, इसलिए मुझे आपसे बात करनी जरूरी है। तो ये मैंने चेन सर्वे के बारे में। दूसरा कौन सा सर्वे है? कंपास सर्वे। कंपास सर्वे में हम लीनियर मेजरमेंट भी करते हैं और एंगुलर मेजरमेंट भी करते हैं। और जो हम एंगुलर मेजरमेंट करते हैं वो हॉरिजॉन्टल एंगल मेजर करते हैं। इन कंपास सर्विंग, हॉरिजॉन्टल एंगल्स आर मेजर्ड विद द हेल्प ऑफ मैग्नेटिक कंपास। तो कंपास सर्वे के केस में क्या करते हो? हॉरिजॉन्टल एंगल मेजर करते हो मैग्नेटिक कंपास की मदद से। ऑल्दो मैग्नेटिक कंपास इज नॉट प्रिसाइज एंगल मेजरमेंट इंस्ट्रूमेंट। जो मैग्नेटिक कंपास होता है वो बहुत ज्यादा एक्यूरेट नहीं होता। व्हाई सर, ऐसा क्यों? व्हाई, व्हाट इज द रीजन? बहुत ज्यादा एक्यूरेट ना होने का कारण क्या है? एक तो इसका लीस्ट काउंट बहुत बड़ा है। गेटिंग माय पॉइंट? इसका लीस्ट काउंट का साइज बहुत बड़ा है, इसकी वजह से एक तो ये अच्छा नहीं है। दूसरा क्या है, लोकल अट्रैक्शन से ये अफेक्ट हो जाता है। और ये डिवाइस बहुत सोफिस्टिकेटेड होती है, मतलब इतना भी सोफिस्टिकेटेड कहना तो ठीक नहीं रहेगा, मैं कहूंगा ये लोकल अट्रैक्शन से बहुत ज्यादा अफेक्टेड हो जाता है। ठीक है क्या? इज इट क्लियर? Hence, compass survey is यस not सर। very accurate. However, it is more accurate than chain survey. ये उतना ज्यादा एक्यूरेट तो नहीं है, फिर भी चैन सर्वे से तो ज्यादा ही एक्यूरेट है। हाँ पूछिए, क्या पूछ रहे थे? ठीक है,
तो कंपास सर्वे के साथ प्रॉब्लम क्या है, एक तो इसका लीस्ट काउंट थोड़ा बड़ा है जिसकी वजह से ये बहुत ज्यादा एक्यूरेट नहीं है। सर लीस्ट काउंट बड़ा होने से कोई चीज एक्यूरेट कैसे नहीं होगी? अच्छा एक बात बताओ, मैं तुम्हें एक स्केल दूं जो 1 मीटर का हो, ठीक है, एक कोई मैंने स्केल दिया तुम्हें, एवरीवन प्लीज ऑब्जर्व, ये सारे कंसेप्ट बहुत छोटे छोटे हैं। यहाँ 0 लिखा है और यहाँ पर 1 मीटर लिखा है और इसके बीच में कुछ भी नहीं लिखा। आ रही है बात समझ में? अब अगर मैंने तुम्हें ये 1 मीटर का स्केल दिया है और मैंने तुम्हें एक रूम में भेज दिया और तुमसे मैंने पूछा इस रूम की लेंथ मार्क करके बताओ, तो बताओ तुम ज्यादा से ज्यादा कितना बड़ा एरर कर सकते हो? सोच के बताओ। मान लो 1 मीटर का ये तुम्हारा स्केल है, ठीक है, इसको मैं छोटा करके बना रहा हूँ और तुम्हें मैंने ये रूम की लेंथ मेजर करने को दी, मैंने तुम्हें ये रूम की लेंथ मेजर करने को दी, तो तुम एक बार लगाओगे, फिर दूसरी बार लगाओगे, तीसरी बार लगाओगे, 4 बार, 5 बार, 6 बार, 7 बार, 8 बार, 9 बार, 10 बार। अब जब तुम्हारा स्केल इससे बड़ा हो जा रहा है, ये स्पेस में फिट नहीं हो रहा, तो तुम मेजर नहीं कर पाओगे क्या? क्या कह रहा हूं मैं? भाई तुम्हें मेजर करने को मैंने 1 मीटर का स्केल दिया, तो कोई चीज मान लो 19 टाइम्स आई तो एग्जैक्ट 19 टाइम्स तुम मेजर कर लोगे, 19 मीटर मेजर कर लोगे। 20 मीटर अगर होगा तो 20 मीटर मेजर कर लोगे, बट 20.1 मीटर मेजर नहीं कर सकते। हाँ कि ना? बोलो। भाई अगर 20 बार स्केल रख दिया, 20 टाइम्स स्केल को रख दिया तो 20 मीटर मेजर हो गया। बात करेंगे मेरे से, अगर 20 टाइम स्केल को रख दिया तो 20 टाइम मेजर हो गया, अगर 21 टाइम रख दिया तो 21 मीटर मेजर हो गया। बट 20 और 21 के बीच की कोई भी वैल्यू मेजर नहीं हो सकती। आप ये नहीं कह सकते सर रूम की लेंथ 20.1 मीटर थी, मैं कहूंगा कैसे मेजर कर ली, मैंने तो तुम्हें ऐसा कोई स्केल दिया ही नहीं जिससे तुम 0.1 मेजर कर सको। यानी कि किसी स्केल का जो लीस्ट काउंट होता है, किसी स्केल का जो लीस्ट काउंट होता है, वही सबसे बड़ी एरर होती है जो उस इंस्ट्रूमेंट से की जा सकती है। यानी कि जिसका लीस्ट काउंट बड़ा होगा उससे बड़ी एरर होगी। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? हाँ कि ना? हाँ सर। जी। यानी कि हम लोग लीस्ट काउंट से बड़ी एरर नहीं कर सकते हैं। ठीक है, चलो। तो क्या चाहोगे, अगर एक इंस्ट्रूमेंट खरीदने जाओगे मार्केट में तो उसका लीस्ट काउंट कैसा लेके आओगे? कैसा इंस्ट्रूमेंट लेके आओगे बताओ, जिसका लीस्ट काउंट कम हो या ज्यादा? कम हो इसको। जिसका लीस्ट काउंट कम हो। ठीक है, आपको मैं एग्जाम्पल के लिए बताता हूँ। जो कंपास होता है उसका लीस्ट काउंट 20 मिनट या 30 मिनट ऐसे करके होते हैं, ठीक है, दैट वी विल स्टडी। तो 20 मिनट 30 मिनट बहुत अच्छी एक्यूरेसी नहीं है, इज इट क्लियर? 20 मिनट या 30 मिनट कोई बहुत अच्छी एक्यूरेसी नहीं। एम आई क्लियर? तो याद रखेंगे चैन सर्वे की एक्यूरेसी सबसे कम, उससे कम उसके बाद कौन सा है? कंपास सर्वे। नेक्स्ट क्या है हमारा? लेवलिंग। लेवलिंग किस टाइप का सर्वे? एवरीवन ऑफ यू, लेवलिंग किस टाइप का सर्वे? वो सर्वे जिसके अंदर हम हाइट या रिलेटिव पोजीशन इन वर्टिकल प्लेन मेजर करते हैं, उसे क्या बोलते हैं हम? लेवलिंग। इट इज अ टाइप ऑफ सर्वे। लेवलिंग इंस्ट्रूमेंट इज यूज फॉर डिटरमाइनिंग रिलेटिव एलिवेशन। एलिवेशन मतलब हाइट को मेजर करने के लिए या डिप्रेशन को मेजर करने के लिए यूज करते हैं फॉर वेरियस पॉइंट इन वर्टिकल प्लेन। ठीक है, यानी कि ये इस लेवल पर है, ये इस लेवल है, तो वर्टिकल डिस्टेंस कितना है, वर्टिकल हाइट का डिफरेंस यूज कर मेजर करने के लिए क्या यूज करते हैं? लेवल सर्वे, लेवलिंग। एम आई क्लियर? हाँ कि ना? यस नेक्स्ट सर। क्या है हमारा? प्लेन टेबल सर्वे। ना प्लेन टेबल सर्वे की एक बहुत अच्छी बात है। कैसे करा जाता है ये सर्वे? हम फील्ड में मैप लेके चले जाते हैं, एक टेबल लेके जाते हैं और उसके ऊपर क्या लेके जाते हैं? एक पेपर लेके जाते हैं, और जो भी डाटा कलेक्ट करते हैं फील्ड में ही उसको प्लॉट कर लेते हैं। क्या कह रहा हूं? जैसे मान लो मैं चैन सर्वे करने जाऊंगा तो मैं ऐसे लिख के लाऊंगा, ए से बी की लेंथ 20 मीटर थी, ए से सी की लेंथ, ए से सी की लेंथ 21 मीटर था, ए से सी का लेंथ 21 मीटर था, ए और सी से ऑफसेट था, ए और सी से 2 मीटर के ऑफसेट पे हैंड पंप था। इसे एक बुक होती है, सर्वे फील्ड बुक होती है, उसको बनाना सिखाऊंगा मैं। तो ऐसे करके डाटा लिख लिख के आते हैं हम किस सर्वे में? चेन सर्वे हो गया। कंपास सर्वे में क्या लिख के आओगे? ऐसे लेंथ लिख के आओगे और एंगल लिख के आओगे। ठीक है, फॉर बेयरिंग इतनी थी, बैक बेयरिंग इतनी थी। तो बाकी डाटा, बाकी लेबलिंग में भी क्या लिख के आओगे?
क्या कहते हैं, फॉर साइट इतना आया था, बैक साइट इतना आया था, ये सारी वैल्यूज आपने अपने डिप्लोमा कोर्स में या बीटेक कोर्स में सुनी होंगी। तो बाकी सर्वे में क्या करते हो, डाटा को कॉपी में लिख के लेके आते हो। वेयर एज प्लेन टेबल सर्वे में आप डाटा को कॉपी में लिख के नहीं लाते, उस डाटा को ग्राउंड में ही पेपर पे प्लॉट कर देते हो। यानी कि इस सर्वे में क्या होता है, ऑफिस वर्क रिड्यूस हो जाता है, क्योंकि फील्ड में ही मैप बनके तैयार हो जाता है, प्लान बनके तैयार हो जाता है। एम आई क्लियर? आप लोग नोट्स मत पढ़िए, यस नोट्स तो सर। मैंने इसलिए दिए हैं ताकि आप बाद में आराम से लिख सकें। पहले कंसेप्ट को समझिए, ठीक है? इन नोट्स से ज्यादा मुझे याद है, जो मैं बोल रहा हूँ वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है क्या? हाँ कि ना? बढ़ू यस आगे सर। सर। सर, पढ़ के क्या है, इन दिस टाइप ऑफ सर्वे मैप और प्लान इज प्रिपेयर्ड इन द फील्ड while viewing the terrain of the terrain after determining the direction of various lines and measuring the linear distance between chain and circle। अच्छा, कि प्लेन टेबल सर्वे की भी एक्यूरेसी बहुत अच्छी नहीं होती है। वाई सो? ये प्रिंसिपल किस प्रिंसिपल पर वर्क करता है? पैरेललिज्म ऑफ रे। एक रे दूसरी रे से पैरेलल होती है, इस प्रिंसिपल पे ये वर्क करता है। किस प्रिंसिपल पे? कि एक रे दूसरी रे से पैरेलल होती है। अब अगर सर्वे कंडक्ट करते पे कॉपी हल्की सी भी घूम गई तो पैरेललिज्म पैरेललिज्म डिस्टर्ब हो जाएगा, पैरेललिज्म डिस्टर्ब हो जाएगा, तो प्रिंसिपल टूट जाएगा। आ रही है बात समझ में? इसीलिए प्लेन टेबल सर्वे कोई बहुत ज्यादा एक्यूरेट सर्वे नहीं होता है। द एक्यूरेसी ऑफ प्लेन टेबल सर्वे इज लो। द मेन एडवांटेज ऑफ इज क्या है, मेजरमेंट एंड प्लॉटिंग आर डन साइमल्टेनियसली इन फील्ड। क्या ये बात समझ पा रहे हैं? हाँ कि ना? बोलो, बात ही नहीं सर कर रहे हैं। लेकिन जो प्लेन प्लेन टेबल सर्वे होता है उसमें जो ईस्ट नॉर्थ वेस्ट साउथ वगैरह पूरा देखे रहते हैं तो। डियर, जब प्लेन टेबल सर्वे पढ़ाऊंगा तो वो सारी चीजें डिटेल में पढ़ाऊंगा, ठीक है? कैसे सर्वे करा जाता है। इसमें जो मैंने पढ़ाया वो समझ में आया क्या? हाँ सर। ठीक। ईस्ट नॉर्थ साउथ वेस्ट सब हम कैसे करते हैं? एक कंपास होता है, ट्रफ कंपास, ठीक है? एक कंपास होता है ट्रफ कंपास, उसकी मदद से हम नॉर्थ मेंशन कर लेते हैं, और नॉर्थ से परपेंडिकुलर होता है ईस्ट और वेस्ट और साउथ, ऐसे परपेंडिकुलर से यूज कर लेते हैं। नेक्स्ट क्या है हमारा? शेडोलाइट सर्वे। सर शेडोलाइट सर, सर्वे, हाँ बोलिए। और ये प्लेन टेबल सर्वेइंग का हम लोग स्पेशल ये होने से ज्यादा नोट को ही रिफर करता है तो ना सर हम किसको रिफर करता है? हाँ, नोट नॉर्थ को ही रिफर नोट। करता हाँ वही था। है। ठीक ठीक। नेक्स्ट क्या है? थेडोलाइट सर्वे। थेडोलाइट सर्वे क्या होता है? देखो, कंपास जो था वो एंगल मेजरमेंट करने के लिए बहुत अच्छा इंस्ट्रूमेंट नहीं था। उसका कारण मैंने क्या बताया, उसका लीस्ट काउंट जो था ज्यादा था, तो हम थेडोलाइट लेके आए। थेडोलाइट क्या है? थेडोलाइट उससे ज्यादा सोफिस्टिकेटेड इंस्ट्रूमेंट है, उससे कम है उसका लीस्ट काउंट, और उसका लीस्ट काउंट कम होने की वजह से एंगुलर मेजरमेंट बहुत अच्छी हो सकती है। सेकेंडली, थेडोलाइट की मदद से हम हॉरिजॉन्टल एंगल के साथ साथ वर्टिकल एंगल भी मेजर कर सकते हैं। एम आई क्लियर? तो एंगल मेजरमेंट करने के लिए क्या यूज करा जाता है? थेडोलाइट यूज करा जाता है। इससे हम हॉरिजॉन्टल एंगल और वर्टिकल एंगल दोनों ही मेजर कर सकते हैं। एम आई क्लियर टू यू? अगर मैं आपसे बात करूं लीस्ट काउंट ऑफ थेडोलाइट की, तो कितना होता है? 20 सेकेंड्स होता है। और मैंने कंपास का लीस्ट काउंट बताया था क्या? आखिर ना, मिनट्स में सर होता है, 20 मिनट्स, 30 मिनट्स, ठीक है? हाँ बोलिए। सर, कंपास में जैसे कि उसमें दो तो प्रिज्मेटिक कंपास, उसके बाद एक तो सर्वेयर कंपास में उसमें अलग अलग ये जैसे कि मिनट में अभी बिल्कुल जैसे हाँ, कि मैंने लीस्ट काउंट किताब। अलग अलग होता है। सर्वेयर कंपास और प्रिज्मेटिक कंपास का लीस्ट काउंट अलग अलग होता है। सर्वेयर कंपास का लीस्ट काउंट कम होता है, प्रिज्मेटिक कंपास का लीस्ट काउंट ज्यादा होता है। पूरा डिटेल में कंपास दिखाऊंगा, और जब मैं सर्वे पढ़ाऊंगा, कंपास सर्वे पढ़ाऊंगा, तो उसके बारे में बात करूंगा। एम आई क्लियर? अभी तो ओके हम ओके सर, इंट्रोडक्शन पढ़ रहे हैं, ठीक है? नेक्स्ट क्या है? टेक्योमेट्रिक सर्वे। आई गॉट इट गॉट। टेक्यो टेक्योमेट्रिक सर्वे क्या होता है? टेक्योमेट्रिक सर्वे करा जाता है स्टेडिया हेयर और सब्सटेंस बार की मदद से। किसकी मदद से किया जाता है? स्टेडिया हेयर और सब्सटेंस बार। क्या होता है स्टेडिया हेयर? देखो, ये टेलीस्कोप है ना, दिस इज अ टेलीस्कोप। टेलीस्कोप में ये है ऑब्जेक्टिव लेंस, और ये क्या है हमारा? आईपीस। दिस इज माय आईपीस।
अभी तो मैं एक बार सबको बोल के बता रहा हूँ, बाद में इन्हें डिटेल में देखेंगे। आईपीस, ये क्या है? ऑब्जेक्टिव लेंस। और ये ऑब्जेक्टिव लेंस, लेंस, और यहाँ बीच में मैग्नीफाइंग ग्लास वगैरह कुछ लगा होगा, यहाँ लगा होगा हमारा क्रॉस हेयर या स्टेडिया हेयर, स्टेडिया। और इस स्टेडिया हेयर पे क्या होता है? ऐसे क्रॉस हेयर्स बने होते हैं। ठीक है सर, आप इसे बनाइए। अगर मैं इसको मैग्नीफाई करके दिखाऊं आपको, तो ये दिखने में कुछ ऐसा होता है। ठीक है, ये एक मार्केशन है, ये एक मार्केशन है, और ये सेंटर में मार्केशन। इज इट क्लियर? इसके बीच में ये कुछ एक स्पेस होता है, फिक्स स्पेस। तो इस स्पेस को हम चेंज कर सकते हैं। गेटिंग माय पॉइंट? इन स्टेडिया हेयर्स को हम मूव करा सकते हैं, और इन स्टेडिया हेयर्स को मूव करा के जब हम सर्वे कंडक्ट करते हैं, कैसे सर्वे कंस्ट्रक्ट करते हैं? किसी एक पहाड़ पर एक सब्सटेंस बार रख देंगे। कैसी बार रख देंगे? सब्सटेंस बार। आप देखो, ऐसी बार होती है। इसमें क्या होता है? ब्लैक एंड व्हाइट, ऐसे, ऐसा ब्लैक फिर व्हाइट फिर ब्लैक फिर व्हाइट फिर ब्लैक फिर व्हाइट, ऐसे निशान लगे हुए होते हैं। इसकी रीडिंग लेने के लिए क्या यूज कर लेते हैं? हम स्टेडिया हेयर को यूज कर लेते हैं, और कुछ एक मैथमेटिकल फॉर्मूला बनाते हैं, उसकी मदद से हम यहाँ पर खड़े होकर पहाड़ तक की दूरी निकाल सकते हैं। गेटिंग माय पॉइंट? यहाँ खड़े होके हम किसी एक पहाड़ से दूसरे पहाड़ की दूरी निकाल सकते हैं। सिवाय सिर्फ क्या करना पड़ेगा? दूसरे पहाड़ पर ये रॉड रखनी पड़ेगी, जिसे क्या बोलते हैं हम? सब्सटेंस बार। इज इट क्लियर? और इस पहाड़ पर क्या रखना पड़ेगा? एक ऐसा टेलीस्कोप रखना पड़ेगा, जिस टेलीस्कोप के अंदर जो क्रॉस ईयर हो वो मूव कर सकता हो, उसके अंदर क्या हो? स्टेडिया ईयर हो। सर कैसे प्रोसेस होता है सब? वी विल स्टडी इट एज अ चैप्टर। ये तो हमारे सिलेबस में एक चैप्टर की तरह है। तो मैं वहां पर ये सब डिस्कस करूंगा। एम आई क्लियर? ठीक है, यस तो सर। छोटी छोटी बातें बताता चल रहा हूँ। दिस इज अ टाइप ऑफ सर्वे, स्पेशल टाइप ऑफ सर्वे, दैट theodolite is called tachyometry. It is used, which is fitted with a stadia diaphragm. लिखा है क्या? Having two horizontal crosshairs additional to central crosshair। तो यहाँ पर एक सेंट्रल क्रॉसहेयर के साथ दो और हॉरिजॉन्टल क्रॉसहेयर्स होते हैं। Tachyometric survey, horizontal angle, vertical angle, and horizontal distance and vertical distance are measured with the help of tachyometric angle survey। तो tachyometric survey की मदद से क्या कर सकते हो? हॉरिजॉन्टल एंगल मेजर कर सकते हो, वर्टिकल एंगल मेजर कर सकते हो, डिस्टेंस, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस और वर्टिकल डिस्टेंस मेजर कर सकते हो, बिना टेप, चेन या कंपास या किसी और इंस्ट्रूमेंट के। समझ रहे हो कितना आसान हो जाएगा? आप लोग मुझसे ज्यादा अच्छे से समझ सकते हो। एक पहाड़ पे खड़े हैं, दूसरे पहाड़ की दूरी निकालनी है, या दूसरे पहाड़ पे किसी घर की हाइट निकालनी है, तो क्या करोगे? इस पहाड़ से दूसरे पहाड़ पर सिर्फ एक टेक्योमीटर की मदद से ऑब्जर्वेशन लोगे स्टेडिया हेयर के ऊपर। कैसे करा जाएगा? डेट वी विल डिस्कस। ठीक है क्या? हाँ यस कि सर। ना? तो सोच के जी सर। देखो, किसी वैली से उस तरफ अगर तुम्हें रीडिंग लेनी है, तो वैली में तो टेप रखना बहुत मुश्किल है ना, लीनियर मेजरमेंट करना बहुत मुश्किल है, चैन सर्वे करना बहुत मुश्किल है। तो वहां पे टेक्योमेट्रिक सर्वे बहुत आसान हो जाता है। नेक्स्ट क्या है? फोटोग्रामेटिक सर्वे। फोटोग्रामेटिक सर्वे क्या होता है? पिजन्स की मदद से, कबूतर की मदद से, कबूतर समझते हो ना? पिजन्स की मदद से उनके गले में कैमरा बांधकर एक जगह से उड़ा दिया जाता था, और जो कैमरा फोटो लेता था, वो फोटो ओवरलैपिंग फोटो होते थे। और वो फोटो ओवरलैपिंग होते थे, उसकी मदद से क्या होता था? हम पूरे इलाके का नक्शा बना पाते थे। तो क्या होता था? मान लो किसी जंगल के अंदर जंगली जानवर वगैरह रहते हैं, और तुम्हें एक रफ सर्वे चाहिए, बहुत डिटेल्ड सर्वे नहीं चाहिए, एक रफ सर्वे चाहिए कि वो वाली नदी कहाँ से कैसे कैसे जाती है। इज इट क्लियर? तो उसके लिए तुम कैसा सर्वे कर सकते हो? फोटोग्रामेटिक सर्वे कर सकते हो। कैसे करा जाता है? पहले पिजन्स के गले में कैमरा बांध दिया जाता था, अब क्या करते हैं? हेलीकॉप्टर में कैमरा रख के भेज देते हैं, या ड्रोन में कैमरा रख के भेज देते हैं, और ओवरलैपिंग फोटोज को क्लिक करवाते हैं। ठीक है, मान लो तुम अफ्रीका के जंगल का तुम्हें सर्वे करना है, तो खुद जाओगे तो एनोकॉन वो क्या होता है, बड़ा सा सांप खा जाएगा, एनोकॉन्डा वगैरह खा जाएगा तुमको। गेटिंग माय पॉइंट? वही सर। तो हाँ, यस उससे यस। बचने का तरीका क्या है? फोटोग्रामेटिक सर्वे कर दो, कबूतर उड़ा दो और बच गई जिंदगी। ठीक है, लार्ज एरिया के लिए, डेंजरस प्लेसेस के लिए यूज करा जाता है, जो लैंड एक्सेसिबल ना हो वहां पर ये यूज करा जाता है। फोटोग्रामेटिक सर्वे आर जनरली यूज फॉर टोपोग्राफिक मैपिंग एंड फॉर लार्ज एरिया। इज इट क्लियर? ओवरलैपिंग, ओवरलैपिंग फोटोज आर यूज। ठीक है, इससे रिलेटेड भी थोड़ा बहुत जानना है, ये हमारे सिलेबस में पूरा पूरा टॉपिक तो नहीं लिखा है, बट इससे रिलेटेड भी थोड़ा बहुत पढ़ के जाएंगे, तो हमारे एमसीक्यू होने चाहिए। नेक्स्ट क्या है? ईडीएम, इलेक्ट्रॉनिक डिस्टेंस मेजरमेंट इंस्ट्रूमेंट। ठीक है, ट्राइलेशन इज अ
type of triangulation in which all three sides of the triangle are measured accurately with the help of EDM instrument. तो ट्राइलेशन क्या होता है? एक प्रोसेस है। ट्राइलेशन क्या है? एक प्रोसेस है जिसमें हम EDMI की मदद से ट्राइंगल की तीनों साइड को मेजर कर सकते हैं। इज इट क्लियर? तो EDMI क्या है? इलेक्ट्रॉनिक डिस्टेंस मेजरमेंट इंस्ट्रूमेंट। तो ये क्या करता है? तो क्या कहते हैं, वेव्स को सेंड करके, ठीक है, तरंगों को भेजकर एक जगह से दूसरी जगह की डिस्टेंस को मेजर कर लेता है। कौन सी वेव्स यूज करता है? ये रेडियो वेव्स यूज करता है, ये इंफ्रारेड वेव्स यूज करता है। क्या है? EDMI मेजरमेंट ऑफ द डिस्टेंस इज डन विद द हेल्प ऑफ कौन सी वेव्स? रेडियो वेव्स एंड इंफ्रारेड वेव्स, ठीक है। द एंगल आर कंप्यूटेड इनडायरेक्टली एंड नोन एज साइड्स ऑफ द ट्राइंगल। तो इन एंगल्स को भी मेजर किया जा सकता है और डिस्टेंस को भी मेजर किया जा सकता है। तो ये भी एक तरीका है सर्वे करने का, ठीक है क्या? तो बेस्ड अपॉन इंस्ट्रूमेंट हमारे ये इतने तरीके के सर्वे हो गए क्या? हाँ कि ना? इसमें कुछ पूछना होने से बताइए, बढ़ू आगे, बोलिए, बात कीजिए। जी जी सर, जो ठीक, पूछने में मन होने वाला भाई लोगों को पूछने रहो। ठीक, ठीक, चल, आगे बढ़ते हैं, ठीक है। लेट्स स्टडी फर्दर। तो मैंने आपको टाइप ऑफ सर्वे के बारे में बता दिया। अब मैं किसकी बात करने जा रहा हूँ? आई एम गोइंग टू डिस्कस प्रिंसिपल ऑफ सर्वे। प्रिंसिपल ऑफ सर्वेइंग, कौन कौन से प्रिंसिपल होते हैं सर्वेइंग के? बताओ कौन कौन से सर्वेइंग के प्रिंसिपल होते हैं? एनी वन ऑफ यू? सर दो तो होता है वहाँ में, हाँ बोलो विजय। दो पहला टू क्या होता है? सर्वे, होल एक टू होल टू वर्क, पार्ट। सॉरी पार्ट ऑफ वर्क। नहीं नहीं, होल टू पार्ट। पहला क्या है? होल टू पार्ट। इसको ऐसे भी बोल सकते हो, वर्किंग फ्रॉम, ऐसे लिख सकते हो। और डिटेल में लिखना चाहें तो वर्किंग फ्रॉम, फ्रॉम सर, होल टू, हाँ। सर उसको फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ सर्वेइंग भी बोल सकते हैं तो ना, कुछ किताब में ऐसा है। होता होगा, ठीक है, चलो। जी सर। वर्किंग फ्रॉम होल टू पार्ट। अब जरा ध्यान से सुनना मेरी। वर्किंग फ्रॉम होल टू पार्ट क्या है? जब कभी देखो, सर्वे ना बहुत प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है और ह्यूमन नेचर को इंक्लूड करता है। द कंप्लीट सर्वे विल इंक्लूड ह्यूमन नेचर। जब तुम कॉपी लिखना शुरू करते हो तो फर्स्ट पेज पे क्या होता है? हैंड राइटिंग अच्छी होती है क्या? हाँ कि ना? बट फोर्थ पेज पर जब आप आंसर शीट लिख रहे होते हो अपनी एग्जाम की, या लास्ट पेज तक क्या हो जाता है? राइटिंग ऐसी हो जाती है क्या? समझ सको तो समझ लो टीचर, हाँ कि ना? हाँ है ना? सर। तो यही प्रिंसिपल है होल टू पार्ट। हम क्या करते हैं, चाहे ह्यूमन नेचर है चाहे कोई भी हो, क्या करेगा? पूरा का पूरा काम सेम एक्यूरेसी के साथ नहीं कर सकते। कुछ काम ज्यादा एक्यूरेसी के साथ हो पाएगा, कुछ काम कम एक्यूरेसी के साथ हो। तो हमने डिसाइड किया है कि जो भी बाउंड्री वर्क होता होगा, जो भी होल सर्वे वर्क होता होगा, जो बाउंड्री वर्क होगा, जो लार्ज एरिया का सर्वे होगा, हम उसे पहले करेंगे और एक्यूरेसी ज्यादा रख के करेंगे। उसके बाद पार्ट का सर्वे वर्क करेंगे। सर क्या कहना चाह रहे हो? मान लो ये कोई जगह है, यहां पर तुम्हारी जमीन है, तो तुम कैसे करोगे? उसने बोल दिया कि ये बिजली के खंभे से 2 मीटर दूर से तुम्हारी जमीन स्टार्ट होती है। तो ये 2 मीटर तुमने मेजर करा, और यहां से तुम्हारा 10 मीटर का प्लॉट इस तरफ है, और 15 मीटर का प्लॉट इस तरफ है, और 20 मीटर का प्लॉट इस तरफ है, और 10 मीटर का प्लॉट इस तरफ है। फिर ये 5 मीटर है, और ये तुम्हारा लेट्स से, ठीक है, ये तुम्हारा 5 मीटर है, ठीक है। तो ये तुम्हारे प्लॉट की लोकेशन है। तो जमीन पर कोई लाइन तो खींची नहीं होगी, समझ रहे हो मेरी बात? ऐसी कोई लाइन थोड़ी खींची होगी कि भाई ये गेमर विजय का प्लॉट है, ऐसा तो नहीं होगा। क्या होगा? जी एक पेपर पे लिखा हुआ आएगा कि तुम्हारा प्लॉट कैसे है, पिलर से, इस इलेक्ट्रिक पिलर से तुम्हारे प्लॉट की लोकेशन ऐसे। तो जब भी तुम्हारे प्लॉट की लोकेशन तुम्हें मिली, तो तुम होल वर्क यानी कि आउटर बाउंड्री का सर्वे वर्क ज्यादा एक्यूरेसी के साथ करोगे, और आउटर बाउंड्री को सबसे पहले स्टैब्लिश करोगे। क्यों?
सबसे पहले जब हम काम करते हैं तो उसमें एरर्स कम आएंगी। इज इट क्लियर? आ रही है बात समझ में? अब इसके बाद तुम पार्ट वर्क करोगे। इस प्लॉट के अंदर तुम्हें घर बनाना होगा, तो इस वाले कॉर्नर से 2 मीटर की दूरी पर एक पिलर, इससे दूसरे पिलर के बीच में 3 मीटर की दूरी। तो ये जो तुम अंदर सर्वे करने लग गए, ये क्या है? पार्ट वर्क। तो पहले क्या करा तुमने? बाउंड्री स्टेब्लिश करी, लार्ज एरिया का सर्वे किया मोर एक्यूरेसी के साथ। उसे क्या बोला हमने? होल वर्क करना। उसके बाद में होल टू पार्ट पे करना। इससे होता क्या है? एक्युमुलेशन ऑफ एरर नहीं होती। क्या नहीं होती? एक्यूमुलेशन ऑफ एरर नहीं होती, या लेट मी से आपका एरर ग्लोबलाइज नहीं होता, आपका एरर की वजह से दूसरों को प्रॉब्लम नहीं होती। फॉर एग्जाम्पल, मुझे ये 15 मीटर मैंने पहले मेजर कर लिया क्या? बताओ गेमर, मैंने पहले बाउंड्री बना ली ना 15 मीटर की। दूसरी अप्रोच क्या यस हो सर, सकती हाँ थी? पहले बना मेरी लिया। दूसरी अप्रोच क्या हो सकती थी? मेरी दूसरी अप्रोच ये हो सकती थी कि मेरी यहां से लेके यहां तक की लेंथ कितनी है? 15 मीटर है, मुझे पता है मेरी ये वाली जमीन 15 मीटर है। तो मेरी एग्जैक्टली दूसरी सर। अप्रोच ये हो सकती थी कि मैंने एक पिलर लगाया 2 मीटर की दूरी पे, फिर दूसरा पिलर लगाया 5 मीटर की दूरी पे, फिर तीसरा पिलर लगाया 7 मीटर की दूरी पे। तो कितना हो गया? 2 5 7, कितना हो गया? 12 और 14। फिर ये 1 मीटर बच रहा है। इज इट क्लियर? इस तरीके से भी हो सकती थी क्या? हाँ कि ना? ये इसमें ये क्या सर होता? ये। इस लाइन का जो एरर आता वो इस लाइन में आता, इस लाइन का जो एरर होता वो इस लाइन में आता, इस लाइन का जो एरर होता वो इस लाइन में आता, और आपकी बाउंड्री वॉल दूसरे की जमीन में चले जाती। तो पार्ट टू होल करते, अगर अगर छोटे छोटे टुकड़ों से बड़ी बाउंड्री बनाने की कोशिश करते, तो क्या होता? ग्लोबलाइजेशन ऑफ एरर हो जाता, लोकलाइजेशन ऑफ एरर नहीं हो पाता। आ रही है बात समझ में? बट अगर तुमने पहले बाउंड्री वॉल स्टैब्लिश कर ली, अगर तुमने पहले मान लिया कि यहां से लेके ये 15 मीटर मेरी जमीन है, अब इसके अंदर तुमने पिलर लगाया, पहला पिलर, दूसरा पिलर, तीसरा पिलर, तो हो सकता है तुम्हारा जो लास्ट पिलर है वो यहाँ आने की जगह थोड़ा सा डिसलोकेट कर जाए और यहाँ आए। तो कोई बात नहीं, थोड़ा सा पिलर इधर उधर हो जाएगा, बट एटलीस्ट जो भी सर एरर अभी का होगी वो ग्लोबलाइज नहीं होगी, लोकलाइज रहेगी। हाँ बोलिए। सर थोड़ा सा नहीं समझे सर, थोड़ा सा रिपीट कर दीजिए ना। हाँ, मुझे कंप्लीट करने दो, अभी तो मैं बोल ही नहीं पाया हूँ, ठीक है? पेशेंस रखो, दोबारा से बोलो। क्या कह रहा हूं मैं? अब कॉन्सेंट्रेट करना, ठीक है? बहुत आसान बात है, दोबारा से कॉन्सेंट्रेट। मान लो तुम्हारी कोई एक जमीन है, तो जमीन तुम्हारी है, कैसे पता चलेगा? या तो तुमने पहले से बाउंड्री वॉल करा रखी है, मैं उस केस की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं ऐसे केस की बात कर रहा हूँ जिसमें बाउंड्री वॉल वगैरह नहीं है, तुम्हें अपने लैंड का मार्केशन करना है। तो तुम्हें किसी ने बोला कि ये इलेक्ट्रिक पिलर है, इस इलेक्ट्रिक पिलर से 2 मीटर बाद तुम्हारी जमीन स्टार्ट होती है, यानी कि तुम्हारा लैंड यहाँ से स्टार्ट हुआ, और तुम्हारा जो एरिया है, जो तुम्हारा परचेज्ड एरिया है, उसकी लेंथ है 15 मीटर और उसकी डेप्थ है 20 मीटर। ठीक है, मान लो ये है 20 मीटर, और ये है तुम्हारा, लेट्स से इसको भी 15 ही कर लेते हैं, ठीक है? ये है 15 मीटर और ये हो गया तुम्हारा 20 मीटर। तो जब भी तुम सर्वे वर्क करोगे, तो पहले तुम बाउंड्री सेटअप करोगे, होल का सर्वे करोगे। होल का सर्वे करने के बाद अब तुम पार्ट सर्वे करोगे कि कॉलम को लोकेट किया, फुटिंग को लोकेट कर रहे हो, कॉलम के लिए फुटिंग को लोकेट करा, फिर फुटिंग को लोकेट करा। यानी कि पहले होल का सर्वे करा जाता है, फिर पार्ट का सर्वे करा जाता है। इससे क्या होता है? एरर्स एक्युमुलेट होके ग्लोबलाइज नहीं होती हैं, लोकलाइज रहती हैं, एरर रिमेन्स लोकलाइज। तो ये किस लिए करा जाता है? टू एलिमिनेट accumulation ऑफ एरर्स। ठीक है? सर क्या कहना चाह रहे हो, दोबारा से बताओ। पहले तुमने अपनी बाउंड्री लाइन सेटअप करी, अब मान लो तुम पहले अपनी बाउंड्री लाइन ना सेटअप करके इस तरीके से सर्वे करते कि भाई मेरी ये वाली दीवार तो इधर है, अब मैं पिलर लगाऊंगा। पहला मैंने फुटिंग लगाई 2 मीटर की दूरी पे, दूसरी मैंने फुटिंग लगाई 5 मीटर की दूरी पे, तो डिस्टेंस कितनी हो गई? 2 और 5 7 हो गई क्या? ये 2 हो गई, ये 5 हो गई। फिर तुमने एक फुटिंग लगाई 15 मीटर की, मैं रफ स्केच बना रहा हूँ, 15 मीटर की। तो कितना हो गया? वो 15 कह रहा हूँ, 10 मीटर की, तो 17 मीटर हो गया क्या? हाँ कि ना? ये 10 मीटर है लेट्स से। तो बताओ डिस्टेंस कितनी हो गई? ये 10 हो गई, ये 5 हो गई, ये 2 हो गई, तो टोटल डिस्टेंस कितनी हो चुकी है? बोलो। 2 5 10, 17 हो गई क्या? 17 हो गया सर, हाँ, 17।
अब तुम कहोगे कि इस 17 के बाद मेरी बाउंड्री वॉल यहां पर होगी, क्योंकि मेरी लेंथ तो 20 है, हाँ कि ना? तो तुमने अपनी बाउंड्री वॉल ऐसे बनाई। अब देखो, जो भी इसमें एरर हुआ होगा, 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 वो तुम्हारी बाउंड्री वॉल को लोकेट करने में एरर होगा क्या? इज इट क्लियर? यानी कि एरर एक्यूमुलेट होती चली गई, और एरर क्या हुई? एक्यूमुलेशन की वजह से ग्लोबलाइज हो गई, तुम्हारी बाउंड्री वॉल गलत लोकेट हो गई। तो उसका तरीका क्या है? बाउंड्री वॉल को गलत लोकेट नहीं करना है, इसीलिए पहले क्या करो, बाउंड्री वॉल सेटअप करो। पहले क्या करो? होल सर्वे करो। होल सर्वे एक्यूरेसी के कर लेने के बाद अब पार्ट सर्वे करो। अब इससे क्या होगा? अगर तुम्हारे कॉलम की फुटिंग थोड़ी इधर उधर हो भी गई, तो घर में कॉलम 1 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर इधर या उधर हो जाएगा, इससे ज्यादा कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। एम आई क्लियर टू यू? बोलो। यस सर। जिसको डाउट था उसका क्लियर हुआ? जिसको डाउट था उसका क्लियर हुआ? यार ऐसे नहीं करो, डाउट पूछने के बाद रिस्पॉन्ड करोगे, नहीं होने से पूछो दोबारा जी से। सर, जी सर। ठीक। तो पहला मैंने प्रिंसिपल आपको समझा दिया। अब मैं दूसरे प्रिंसिपल की बात कर रहा हूं। लोकेटिंग लोकेटिंग a point by at least by या locating a point with respect to locating a point, ऐसे लिखना चाहिए मुझे, locating a point by at least 2 पॉइंट होना चाहिए सर। two information। ठीक है, लोकेटिंग अ पॉइंट बाय एटलीस्ट टू इंफॉर्मेशन, इसको पॉइंट भी बोल सकते हो। इससे दूसरी तरीके से बाय एटलीस्ट, इसको एक और तरीके से क्या लिख सकता हूँ? लोकेटिंग अ पॉइंट विद रिस्पेक्ट टू टू पॉइंट्स एटलीस्ट। ठीक है, विद रेफरेंस टू टू पॉइंट्स एटलीस्ट। ठीक है, लोकेटिंग अ पॉइंट विद रेफरेंस टू टू पॉइंट्स एटलीस्ट, इस तरीके से भी कह सकते हैं। क्या कहना सर चाह रहे हैं? हाँ सर सर हाँ बोलो। सेकेंड पॉइंट को सर ऐसे भी बोल सकता है क्या ना? टू लोकेट ए न्यू स्टेशन बाय एटलीस्ट नीड टू रेफरेंस पॉइंट। तो राम आप बोल रहे हो ना? हम्म सही बोल सकते हैं। टू लोकेट ए न्यू स्टेशन बाय एटलीस्ट नीड टू रेफरेंस पॉइंट। हाँ हाँ कह सकते हैं। और किसी को किसी इसी बात को किसी और तरीके से कहने का मन हो तो कह लो, हाँ कि ना? बोलो, बढ़े आगे। अब जरा देखना क्या कह रहे हैं, इसका मतलब क्या है। ठीक है, ट्राई टू अंडरस्टैंड। मान लो ये एक लाइन है ए बी, ठीक है, ये लाइन है ए बी, और मुझे एक पॉइंट सी रिप्रेजेंट करना है, मुझे एक सी पॉइंट को लोकेट करना है। तो देखो मैं इसे कैसे लोकेट कर सकता हूं। मैं कह सकता हूं ए बी लाइन पे एक परपेंडिकुलर ऑफसेट लेना है 2 मीटर का। इज इट क्लियर? ए बी लाइन पर एक परपेंडिकुलर ऑफसेट लेना है 2 मीटर का सी को लोकेट करने के लिए। तो दिस इज वन वे। कौन कौन सी दो इंफॉर्मेशन यूज करी? एक तो परपेंडिकुलर ऑफसेट, ऊपर से क्या? 2 मीटर। आ रही है बात समझ में? हाँ कि ना? तो एटलीस्ट टू इंफॉर्मेशन शुड बी टेकन टू लोकेट अ पॉइंट। ठीक है, इससे होता क्या है? यूनिकनेस होती है, यूनिकनेस ऑफ पॉइंट होता है। मुझे बताओ, यहां से 90 डिग्री पर, इस लाइन से इस पॉइंट से 90 डिग्री पर 2 मीटर की दूरी पे एक यूनिक पॉइंट सी ही है क्या? इसके सिवा और कोई भी ऐसा पॉइंट नहीं है जो इस पॉइंट से 90 डिग्री पर हो और 2 मीटर की डिस्टेंस पे हो? इकलौता यही पॉइंट है क्या? हाँ कि ना? बोलो। हाँ सर। यानी कि ये प्रिंसिपल का मेन रीजन क्या है, मेन पर्पस क्या है? किसी पॉइंट को यूनिकली डिफाइन करना। क्या कह रहा हूं? किसी पॉइंट को यूनिकली डिफाइन करना, इस पॉइंट इस प्रिंसिपल का मेन मीनिंग है। ठीक है, हाँ कि ना? अब हाँ सर सर। एक और एग्जांपल, अच्छा ऐसा कौन से सर्वे में करोगे?
मुझे बताओ इसमें मैंने कोई एंगुलर मेजरमेंट किया क्या? हाँ कि ना? सब लोग बात करो मेरे से, ऐसे शांत नहीं बैठो। योगी बताओ, मैंने इसमें कोई भी एंगुलर मेजरमेंट किया? जॉन, मैंने इसमें कोई एंगुलर मेजरमेंट किया? नहीं ना, मैंने इसमें कोई भी एंगुलर मेजरमेंट नहीं किया। मैंने 90 डिग्री पे एक ऑफसेट लिया, तो 90 डिग्री मेजर नहीं करा जाता है, सेट करा जाता है। मेजर करने का मतलब क्या है? तुम कंपास की मदद से, थेडोलाइट की मदद से मेजर कर रहे हो। सेट करने का मतलब क्या है? फ्रेंच स्टाफ की मदद से या क्रॉस स्टाफ की मदद से सेट कर दे रहे हो। एंगल सेट करना और मेजर करना डिफरेंट है। आ रही है बात समझ में? तो अगर मैंने इसमें कोई एंगुलर मेजरमेंट नहीं करा है, तो मैंने क्या करा? ये लीनियर मेजरमेंट ही करा है 2 मीटर का। यानी कि ये कौन सा सर्वे है? ये लीनियर सर्वे है क्या? क्या मैं कह सकता हूं ये चेन सर्वे का एक ऑपरेशन है? हाँ कि ना? इज इट क्लियर? तो चेन सर्वे में क्या करा जाता है? ऑफसेट मार्क करके किसी पॉइंट को लोकेट करा जाता है। सर क्या कह रहे हो आप क्या समझाना चाह रहे हो? मैं ये समझाना चाह रहा हूँ, स्टूडेंट ये समझो, ये जितने भी तरह के सर्वे पढ़े हैं ना हमने यहाँ पर, ये देखो यहाँ पर चेन सर्वे, कंपास सर्वे, लेबलिंग सर्वे, प्लेन सर्वे, टेडोलाइट सर्वे, ट्रिकोमेट्रिक सर्वे, फोटोग्रामेट्रिक सर्वे, कोई भी सर्वे हो, वो ये दोनों प्रिंसिपल फॉलो करेगा। ये दोनों प्रिंसिपल फॉलो करेगा मतलब एक तो पहले होल का सर्वे हुआ करेगा, उसके बाद पार्ट का सर्वे हुआ करेगा। उससे क्या होता है? एरर्स ग्लोबलाइज नहीं रहती हैं, लोकलाइज रहती हैं, एक्यूमुलेशन ऑफ एरर नहीं होता। हर मेथड में ये लगेगा। कल को तुम्हें एक नया डिसिप्लिन, तुम्हें एक नया तरीका बनाना है सर्वे करने का, उस सर्वे का मेथड ये दो प्रिंसिपल को फॉलो करेगा, तभी उसे सर्वेइंग में रखा जाएगा, अदरवाइज उसे मना कर दिया जाएगा। दूसरा मेथड क्या है? मेजरमेंट ऑफ अ पॉइंट एटलीस्ट विद टू इंफॉर्मेशन और विद रेफरेंस टू 2 पॉइंट्स। ठीक है क्या? तो ये देखो चैन सर्वे ने इस प्रिंसिपल को फॉलो करा कि नहीं करा? अच्छा जरा एक बात देखना, मैं इसी पॉइंट को किसी और तरीके से मेजर करता हूं। ये पॉइंट है ए और ये पॉइंट है बी। मैं ये कह सकता हूं ए बी लाइन से ये θ1 एंगल पर, और ए बी लाइन से ये θ2 एंगल पर, ये एक पॉइंट है सी। अब मुझे बताओ, ए बी लाइन से θ1 एंगल और θ2 एंगल पे एक यूनिक पॉइंट सी है, इसके सिवा और कोई भी पॉइंट ऐसा नहीं है जो यहां पर लोकेट हो। सिर्फ सी ही ऐसा पॉइंट है जो θ1 एंगल और θ2 एंगल पर है। हाँ कि ना? यानी कि इसकी मदद से मैं क्या कर पाया? इसकी मदद से मैं क्या कर पाया? सी को यूनिकली डिफाइन कर पाया। हाँ कि ना? देखना, अगर मैं सिर्फ हाँ एक सर। इंफॉर्मेशन लूं, अगर मैं सिर्फ एक इंफॉर्मेशन लूं, एवरीवन, मैं चाहता हूं आप सब्जेक्ट को एंजॉय करो, ठीक है? जितना मैं करता हूं उतना आप समझो। अगर मैं ये कहूं कि सिर्फ θ1 बोल दूं, मैं बोल दूं ए बी लाइन से θ1 एंगल पर सी है, तो देखना बी से θ1 एंगल पर सी कहीं भी हो सकता है। भाई θ1 यहां पर भी हो सकता है, यहां पर भी हो सकता है, यहां पर भी हो सकता है, यहां पर भी। यानी कि सी यूनिकली डिफाइन नहीं हुआ। बट जब मैंने क्या कह दिया, बी पॉइंट से θ1 एंगल और ए पॉइंट से θ2 एंगल, तो एक ही पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन बना क्या? हाँ कि ना? और एक हाँ पॉइंट यूनिकली डिफाइन हो पाया। यानी कि सेकंड प्रिंसिपल रट तो लेना ही है, उसके साथ हमें यह भी समझना है इसका बैकग्राउंड क्या है। इसका बैकग्राउंड है टू डिफाइन एनी पॉइंट यूनिकली। एम आई क्लियर? हाँ कि यस ना? सर। ये किस में यूज करा जाता है? दोनों एंगुलर मेजरमेंट कर लिया, इसे हम बोल सकते हैं कंपास सर्वे में भी इसे यूज कर सकते हैं। किस में यूज कर सकते हैं? कंपास में भी सर। ठीक है, तो देखो चैन सर्वे ने भी प्रिंसिपल को फॉलो करा, और इसमें भी दो इंफॉर्मेशन यूज हुई क्या? θ और θ या ए और बी दोनों के रेफरेंस से सी को मेजर करा गया क्या? तो ये क्या है? कंपास सर्वे। तीसरा सर्वे देखो, ये है ए, ये है बी, और मैंने बोल दिया ए से, या मैंने इस तरीके से बोल दिया क्या, बी से θ1 एंगल पर और L1 डिस्टेंस पर एक पॉइंट है सी। क्या ये भी यूनिक हो गया? अगर मैं बोलता बी से L1 डिस्टेंस पर, तो बी से L1 डिस्टेंस पर देखना, L1 डिस्टेंस पे ये पॉइंट भी हो सकता है, ये पूरा का पूरा सर्किल L1 डिस्टेंस पे हो सकता है क्या? हाँ कि ना? तो अगर मैं ये बोलता बी से L1 डिस्टेंस पर सिर्फ एक इंफॉर्मेशन देता, तो सी यूनिकली डिफाइन नहीं हो पाता। बट मैंने सी को यूनिकली कैसे डिफाइन करा? एवरी वन ऑफ यू, मैंने सी को यूनिकली कैसे डिफाइन करा? मैंने बोला बी से L1 डिस्टेंस पर और θ1 एंगल पर, तो L1 डिस्टेंस और θ1 एंगल पर एक यूनिक पॉइंट सी ही है, तो सी यूनिकली डिफाइन हो गया क्या? इज इट क्लियर? ये सर किस में करा जाता है? ये वाला कौन से सर्वे में यूज करा जाता है? ये थेडोलाइट सर्वे में यूज करा, कौन से सर्वे में यूज करा जाता है?
बोलो ट्रेवर्स सर्वे में यूज कर सकते हैं या टेडुलराइट सर्वे में? ट्रेवर्स सर्वेइंग, ठीक है। तो कंपास चैन सर्वेइंग, कंपास सर्वेइंग, ट्रेवर्स सर्वेइंग, इन सब में ये प्रिंसिपल को यूज किया जा सकता है। एम आई क्लियर टू एवरीवन? Yes, हाँ sir. कि ना? चलो, तो दोनों प्रिंसिपल मैंने यहाँ पर डिस्कस कर दिए। अब नेक्स्ट टॉपिक हमारे सिलेबस में जो लिखा हुआ है उसकी बात करेंगे। क्या है नेक्स्ट टॉपिक हमारे सिलेबस में? सी, स्केल। क्या है? स्केल। स्केल क्या होता है बताओ, स्केल को कैसे डिफाइन करोगे? एनी वन ऑफ यू कोई स्केल डिफाइन कर सकता है? इट इज a mathematical relation. It is a relation. It is a relation between map distance या ground distance and ground distance and map plan distance। तो ये एक रिलेशन है किसके बीच में? ग्राउंड डिस्टेंस के बीच में और प्लान के डिस्टेंस के बीच में। सर क्या कहना चाह रहे हो आप? देखना एग्जाम्पल, टाइप ऑफ स्केल के एग्जाम्पल। पहला एग्जाम्पल क्या है? न्यूमेरिकल स्केल। न्यूमेरिकल स्केल क्या हो गया? 1 सेंटीमीटर इज इक्वल्स टू 1 किलोमीटर। ठीक है क्या? पहली वाली डिस्टेंस मैप और प्लान डिस्टेंस है, और दूसरी वाली डिस्टेंस कौन सी डिस्टेंस है? बोलो, ग्राउंड डिस्टेंस। ठीक है, तो हमने जो मैप बनाने के लिए मैथमेटिकल रिलेशन यूज करा है, वो क्या मैथमेटिकल रिलेशन यूज करा है कि 1 सेंटीमीटर ग्राउंड के ऊपर, वो 1 सेंटीमीटर जो पेपर के ऊपर बनेगा वो ग्राउंड की 1 किलोमीटर डिस्टेंस को रिप्रेजेंट कर रहा होगा। ठीक है क्या? सर क्या कहना चाह रहे हो? मान लो ईटानगर से नाहरलगन की दूरी है, लेट्स अज्यूम 12 किलोमीटर। तो ये ग्राउंड पे है दूरी, भाई किलोमीटर में दूरी तो ग्राउंड पे होगी ना। और तुमने मैथमेटिकल रिलेशन ये यूज करना है मैप बनाने के लिए। तो जो तुम मैप बनाओगे उस मैप पे उस मैप पे ईटानगर से नाहरलगन की दूरी कितनी होगी? बताओ, ये डिस्टेंस मैप पर कितनी होगी? It must be 12 centimeter. Why so? Because this map is drawn on a scale of 1 centimeter is equals to 1 kilometer. This map is drawn on a scale of 1 centimeter is equals to 1 kilometer. आ रही है बात समझ में? हाँ कि ना? तो मैप को जमीन से कोरिलेट करने के लिए, प्लान को जमीन से कोरिलेट करने के लिए जिस मैथमेटिकल टूल का इस्तेमाल करते हैं वो क्या है? स्केल है। इज इट क्लियर? एक स्केल हमने क्या दिखाया आपको? न्यूमेरिकल स्केल। ठीक है क्या? इज Yes, इट sir. क्लियर? दूसरा स्केल क्या होता है? ग्राफिकल स्केल। दिस इज वन टाइप ऑफ स्केल, न्यूमेरिकल स्केल। दूसरा स्केल क्या होता है? ग्राफिकल स्केल। ठीक है, अब देखो ग्राफिकल स्केल कैसा होगा। इसी मैप पर एक ऐसी लाइन बनी हुई होगी, ठीक है, लेट मी शो यू। इसी मैप के ऊपर एक ऐसी लाइन बनी हुई होगी, ऐसे उसमें कट होगा, ये ऐसे शेडो होगा, ये ऐसे शेडेड होगा, और इस पे लिखा होगा, इस पर क्या लिखा होगा? 1 किलोमीटर। ठीक है, क्या लिखा हुआ है इस पे? किलोमीटर। इसका मतलब क्या है? ये जो इतनी सी डिस्टेंस है, ये जो इतनी सी डिस्टेंस है ना, ये डिस्टेंस 1 किलोमीटर को रिप्रेजेंट कर रही है। ठीक है, तो ये स्केल कैसा हो गया? दिस इज ग्राफिकल स्केल। यानी कि हमने ड्रॉ कर दी कि इतनी सी डिस्टेंस मैप की 1 किलोमीटर ग्राउंड पे रिप्रेजेंट करेगी। अब तुम बताओ डिस्टेंस कैसे मेजर करोगे? आप लोग ने आपके ज्योमेट्री बॉक्स में एक डिवाइडर होता था, याद है? हाँ कि ना? हाँ, sir. उस डिवाइडर से क्या करोगे? उस डिवाइडर में 2 दांत होते हैं,
तो उन दो दांत के बीच में ये डिस्टेंस को भर लोगे, यहां से यहां तक की। अब ये जो डिवाइडर के अंदर डिस्टेंस है, ये क्या रिप्रेजेंट कर रही है? 1 किलोमीटर रिप्रेजेंट कर रही है क्या? क्योंकि इतनी सी लेंथ ग्राउंड पे क्या रिप्रेजेंट कर रही है? 1 किलोमीटर। तो आपने अपने डिवाइडर में 1 किलोमीटर फिल कर लिया। अब आप ऐसे मूव करोगे, इस पॉइंट से डिवाइडर का एक पैर रखा, दो, तो ये 1 किलोमीटर हो गया, दूसरा किलोमीटर, तीसरा किलोमीटर, चौथा, पांचवा, छठा, 10वां, 11वां और 12। तो ये हो गए 12 किलोमीटर। तो ये मेजरमेंट का तरीका क्या हुआ? ये कैसा रिलेशन हुआ? ग्राफिकल स्केल। ग्राफिकल स्केल क्या? ये तुमने बना के दिखा दिया कि ये जो लेंथ है ना, ये लेंथ 1 किलोमीटर को रिप्रेजेंट कर रही है। ठीक है क्या? इज इट क्लियर? सबको समझ में आया कैसे न्यूमेरिकल स्केल काम करता है और कैसे ग्राफिकल स्केल काम करता है? बताइए। यस सर। ठीक है, तो ग्राफिकल स्केल ड्रॉ कर दिया जाता है और न्यूमेरिकल स्केल लिख दिया जाता है। दिस इज माई न्यूमेरिकल स्केल, दिस इज माई न्यूमेरिकल स्केल एंड दिस इज माई ग्राफिकल स्केल। ठीक है। अच्छा, अगर मैं आपसे स्केल के बारे में बात करूं, मुझे ये बताना स्केल कैसे रिप्रेजेंट करा जाता है। अगर मैं न्यूमेरिकल स्केल के बारे में बात करूं, न्यूमेरिकल स्केल, तो न्यूमेरिकल स्केल दो तरीके के होते हैं। दे आर ऑफ टू टाइप। पहला कौन सा होता है? इंजीनियरिंग स्केल। इंजीनियरिंग स्केल क्या होता है? विद यूनिट्स, ये विद यूनिट लिखा होता है। फॉर एग्जाम्पल 1 सेंटीमीटर इज इक्वल्स टू 1 किलोमीटर। फॉर एग्जाम्पल 1 सेंटीमीटर इज इक्वल्स टू 10 मीटर। फॉर एग्जाम्पल 1 इंच इज इक्वल्स टू 1 माइल। तो जिसमें यूनिट के साथ स्केल यूज हो रहा है, दैट स्केल इज इंजीनियरिंग स्केल। इज इट क्लियर? जब भी स्केल लिखा जाता है, ऊपर मैप डिस्टेंस होती है, मैप और प्लान डिस्टेंस। बोलो, ऊपर क्या होता है? मैप और प्लान डिस्टेंस। और नीचे क्या होता है? ग्राउंड डिस्टेंस। ठीक है, दिस इज अवर इंजीनियरिंग स्केल। इंजीनियरिंग स्केल में क्या होता है स्टूडेंट्स? यूनिट दिया होता है, यानी कि थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट कर रखा है बिन वजह। ठीक है क्या? हाँ कि ना? क्रिस्टीना बताओ, समझ पा रही हो मेरी बातें? आप लोगों से बात कर लूं, मैं पढ़ाता जा रहा हूं, ऐसा तो नहीं आपको समझ में नहीं आ रहा? तादर, क्या सर स्टेटस है? समझ में आ रहा है। तादर तुम बताओ। यस सर, देख रहा हूँ। देख रहे हो? ठीक है, चलो आगे बात करते हैं। नेक्स्ट क्या है हमारा? रिप्रेजेंटेटिव फैक्टर। क्या है? रिप्रेजेंटेटिव स्केल। रिप्रेजेंटेटिव स्केल, रिप्रेजेंटेटिव स्केल या रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन। ये क्या होता है? यूनिटलेस होता है। ये कैसा होता है? यूनिट। फॉर एग्जाम्पल 1 इक्वल्स टू, ठीक है, ये इसका मतलब क्या है? व्हाट डू यू मीन बाय दिस? वन डिस्टेंस ऑन द मैप, 1 यूनिट डिस्टेंस ऑन द मैप विल रिप्रेजेंट 10,000 डिस्टेंस ऑन ग्राउंड। डिस्टेंस की यूनिट नहीं बता रखी क्या? अगर ये 1 सेंटीमीटर है तो ये 10,000 सेंटीमीटर। आ रही है बात समझ में? यानी कि इट इज यूनिटलेस। ये कैसा होता है? ये यूनिटलेस होता है। ठीक है क्या? रिप्रेजेंटेटिव स्केल कैसा होता है? यूनिटलेस। फॉर एग्जाम्पल 1 ऑन द ग्राउंड रिप्रेजेंट 4,000, 1 ऑन द मैप रिप्रेजेंट 4,000 ऑन द ग्राउंड। ठीक है, दिस इज माई रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन और रिप्रेजेंटेटिव स्केल। ठीक है क्या? बढ़े आगे? जी सर। ठीक। अब एक कंसेप्ट आता है लार्ज स्केल एंड स्मॉल स्केल। लार्ज स्केल एंड स्मॉल स्केल। ठीक है, लार्ज स्केल मैग्नीफाइज थिंग्स। ये लेमन भाषा में कह सकता हूँ, लार्ज स्केल में क्या होता है? चीजों को मैग्नीफाई करा जाता है, थोड़ा बड़ा दिखाया जाता है।
और स्मॉल स्केल में क्या होता है? स्केल डिमिनिश डिमिनिश इन साइज। स्पेलिंग को माइंड मत करना, ठीक है? आप लोगों का ऑब्जेक्टिव पेपर है, स्पेलिंग कहीं से लेके कहीं तक मैटर नहीं करेगी। मेरी बात समझो, डिमिनिश मतलब छोटा करता है, ठीक है, श्रिंक करता है चीजों को, ठीक है। अच्छा एक बात बताना, अगर मैं कहूं 1:1000 और मैं कहूं 1:100, जिनको पहले से पता है वो जवाब नहीं देंगे, जो सोच रहे हैं वो बताएंगे मुझे। मुझे बताओ इसमें से कौन सा वाला स्केल लार्ज स्केल होगा और कौन सा वाला स्केल स्मॉल स्केल होगा? देखो ये स्केल क्या बोल रहा है, ग्राउंड का 1000 मैप पर 1 बना होगा, यानी कि ग्राउंड की 1000 डिस्टेंस मैप पर 1 डिस्टेंस बनी होगी। और ये क्या बोल रहा है, ये दूसरा वाला मैप बोल रहा है ग्राउंड की 100 डिस्टेंस मैप पर 1 बनी हो। गेटिंग माई पॉइंट? आंखें ना। अगर एक बात बताना सर, आप समझा नहीं पाए, दोबारा समझाओ, जस्ट गिव मी अ मिनट। मैं कह रहा हूं ये पहला स्केल बोल रहा है ग्राउंड की 1000 डिस्टेंस मैप पर कितनी बनी होगी, ये अगर 1000 डिस्टेंस है तो मैप पर ये 1 बनी होगी, तो ये अगर 1000 हो तो मैप पर 1 बनाया जाएगा, ठीक है। मान लो ये 1000 सेंटीमीटर है तो मैप पर 1 सेंटीमीटर की लाइन बनेगी। दूसरा स्केल क्या हो रहा है, ये तो पहला स्केल हो गया, स्केल ए। दूसरा स्केल क्या हो रहा है, ग्राउंड की 100 सेंटीमीटर डिस्टेंस को हम मैप पर 1 सेंटीमीटर से दिखाएंगे। तो मुझे बताओ कौन मैग्नीफाई ज्यादा करके दिखा रहा है, ऑप्शन ए की ऑप्शन बी? ऑप्शन बी क्या कर रहा है, 100 को ही 1 सेंटीमीटर का दिखा रहा है, तो 1000 को तो 10 सेंटीमीटर का दिखाता, यानी कि इसी लाइन को ऑप्शन बी तो इतना बड़ा दिखाता और ज्यादा बड़ा दिखाता, हाँ कि ना, 10 सेंटीमीटर लंबा बनाकर दिखाता। वेयर एज स्केल 1 क्या करता, 1000 सेंटीमीटर को 1 सेंटीमीटर का ही दिखाता। बट ऑप्शन बी क्या करता, अगर 100 को 1 सेंटीमीटर का दिखा रहा है तो 1000 को कितने का दिखाता, 10 सेंटीमीटर का दिखाता, यानी कि 1000 को और बड़ा करके दिखाता क्या, हाँ कि ना। तो जिस फ्रैक्शन का भी डिनोमिनेटर छोटा होता है वो हमारा लार्ज स्केल होता है, वो हमारा लार्ज स्केल होता है। सर आप एक और एग्जांपल से ये बात समझाइए, अभी हमें समझ में नहीं आया। चलो एक क्वेश्चन पूछता हूँ। मान लो एक स्केल ये है, क्या है, 1:100, और दूसरा स्केल है 1:1000, और ये तुम्हारा आईजी पार्क है, और आईजी पार्क के अंदर यहां से लेके यहां तक की डिस्टेंस जो है, मान लो ये एक इलेक्ट्रिक पोल लगा है और ये इलेक्ट्रिक पोल लगा है, ये डिस्टेंस 2000 सेंटीमीटर है। तो मुझे बताओ अगर इस स्केल से मैप बनाते तो 2000 सेंटीमीटर कितना बड़ा दिखता तुम्हारे मैप के ऊपर, एनी वन ऑफ यू? सर 1 सेंटीमीटर 100 सेंटीमीटर किसके बराबर दिख रहा है? अगर ये यूनिट लेस है तो दोनों तरफ मैं सेंटीमीटर लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता हूँ? बताओ, अगर 1:100 है तो मैं इसमें 1 सेंटीमीटर 100 सेंटीमीटर भी कह सकता हूँ क्या? दोनों तरफ सेंटीमीटर से मल्टीप्लाई कर दिया। तो देखो 1 सेंटीमीटर को क्या रिप्रेजेंट करा जा, 100 सेंटीमीटर को कितने डिस्टेंस से रिप्रेजेंट करा जा रहा है, 1 सेंटीमीटर से रिप्रेजेंट करा जा रहा है, हाँ कि ना। तो बताओ 2000 डिस्टेंस को कितने से रिप्रेजेंट करा जा रहा है? सर 100 को 1 से, तो ये तो 20 टाइम्स है क्या, ये इसका 20 टाइम्स है क्या, बोलो विजय। यस सर। ये 20 टाइम्स है, तो ये अगर 20 टाइम है तो ये लेंथ लेंथ भी 20 टाइम होता है, यानी कि 20 सेंटीमीटर से रिप्रेजेंट हो रहा होता क्या, अगर मैं स्केल ये वाला यूज करता। अच्छा इस वाले स्केल में देखो, इस स्केल में क्या है, 1:1000, इसका मतलब है 1 सेंटीमीटर कितने को रिप्रेजेंट करता, 1000 सेंटीमीटर को रिप्रेजेंट करता। 1000 तो बताओ 2000 सेंटीमीटर की लाइन कितनी बड़ी बनती है मैप के ऊपर, बताओ। 2 अगर 1 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर 1000 को रिप्रेजेंट करता है तो 2 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर ये बन जाती, ये इतनी बड़ी लाइन बन रही है, इसमें इसमें छोटी बन रही है, तो इसमें लाइन छोटी बन रही है क्या, यानी कि ग्राउंड डिस्टेंस इसमें डिमिनिश है क्या, छोटी सी है, और ग्राउंड डिस्टेंस इसमें बड़ी है। तो जिस स्केल में ग्राउंड डिस्टेंस बड़ी होती है, जिस स्केल में ग्राउंड डिस्टेंस मैग्नीफाई होती है, वो स्केल कौन सा होता है, लार्ज स्केल। तो कौन सा स्केल लार्ज स्केल है, स्केल ये वाला लार्ज है कि ये वाला, ऑप्शन ए की ऑप्शन बी?
सर किस में लाइन बड़ी बन के आ रही है, ए में कि बी में, बताओ? ए ए, यानी कि ए इज लार्ज स्केल। ए क्या है? लार्ज स्केल। ए इज लार्ज स्केल। अब ऐसे थोड़ी सोचेंगे सर एग्जाम में बैठ के, ऐसे तो आपने हमारे संग डिस्कशन कर लिया, एग्जाम में कैसे सोचेंगे? जरा कंपेयर करो, ए का स्केल क्या है? 1:100, और बी का स्केल क्या है? 1:1000। बी इज स्मॉल स्केल। दोनों को कैसे कंपेयर कर सकते हो? न्यूमरेटर सेम है क्या दोनों का? डिनोमिनेटर डिफरेंट है। तो मैं कह सकता हूं जिसका डिनोमिनेटर बड़ा होता है वो स्मॉल स्केल होता है। हाँ कि ना? बोलो। हाँ सर। है ना? याजुम, जीटी तारा, तागू, एसएन, सब लोग रिस्पॉन्स करो। नोबी, नोबिन, यस क्या सर। कह सकता हूं? जिस फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर बड़ा होगा वो स्मॉल स्केल होगा। क्या लिखा? नोट, नोट पॉइंट। टू कंपेयर, क्या लिख रहा हूं? टू कंपेयर, कंपेयर स्केल, convert scale in representative scale and scale with large denominator. Scale with large denominator will be small scale. ठीक है क्या? क्या बोला? पहले स्केल को बदलो रिप्रेजेंटेटिव स्केल में, और रिप्रेजेंटेटिव स्केल में जिस स्केल का डिनोमिनेटर लार्ज होगा वो क्या होगा? स्मॉल स्केल होगा। जिस स्केल के फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर स्मॉल होगा वो क्या होगा? जिस सॉरी मैं गलत बोल गया, दोबारा से बोल रहा हूं। जिस स्केल के फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर लार्ज होगा, लार्ज डिनोमिनेटर विल बी, बोलो, स्मॉल स्केल। ठीक है क्या? लार्ज डिनोमिनेटर विल बी स्मॉल स्केल। सर मुझे ये प्रैक्टिस कराइए, तब मुझे समझ में आएगा कि ये आया कि नहीं आया। आपने लिखवा दिया, अब आप आगे मुझे इसकी एक प्रैक्टिस कराओ। क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज लार्जेस्ट स्केल? ये आपका एमसीक्यू में आ सकता है। ऑप्शन ए 1:, ऑप्शन ए 1:1000, ऑप्शन बी 1 सेंटीमीटर इज इक्वल्स टू 1 किलोमीटर, ऑप्शन सी 4 सेंटीमीटर इज इक्वल्स टू 1 किलोमीटर, ऑप्शन डी 1 सेंटीमीटर इज इक्वल्स टू 4 किलोमीटर। ठीक है क्या? इनमें से हमें ये बताना है लार्जेस्ट स्केल कौन सा है। तो मुझे बताओ कैसे कंपेयर करोगे? तादाद क्या है प्रोसेस कंपेयर करने का? अभी हमने प्रोसेस पढ़ा क्या? एक मिनट। सोनू सर, सर किचन, सर स्मेल आ रही है देखो। चलो चलो कंपेयर करो। क्या? चलिए क्लास चल रही है, मैं अभी बात करता हूँ आपसे। ठीक है, देखो 1:1000। तादर प्रोसेस बताओ कैसे कंपेयर करेंगे? कोई Sir, बताएगा प्रोसेस? one is सारी to one. चीजों, सारे स्केल को रिप्रेजेंटेटिव स्केल में कंपेयर करेंगे। पहले बोलो, सारे स्केल को रिप्रेजेंटेटिव स्केल में कन्वर्ट करेंगे, और कन्वर्ट करने के बाद जिसका डिनोमिनेटर स्मॉलेस्ट होगा, क्योंकि लार्जेस्ट वाला स्मॉल स्केल हो जाता है, तो मुझे लार्जेस्ट स्केल चाहिए, तो लार्जेस्ट का मतलब क्या होगा? डिनोमिनेटर स्मॉलेस्ट ढूंढना पड़ेगा क्या? हाँ कि ना? Yes, sir. ठीक है, तो ये हो गया सर, पहला वाला कन्वर्ट किया तो 1/1000 हो गया। एम आई क्लियर? Yes, sir. दूसरा वाला बताओ, 1 सेंटीमीटर अपॉन 1 किलोमीटर। तो अभी रिप्रेजेंटेटिव स्केल में बदलना है तो यूनिट हटानी पड़ेगी। तो मैं एक काम करता हूँ, किलोमीटर को सेंटीमीटर में बदल देता हूँ। किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं?
1000, और 1000 एक मीटर, ये मीटर में आ गया। अब मीटर को सेंटीमीटर में बदलूंगा तो कितना हो जाएगा, तो ये कट गया। दूसरा बताओ कौन सा है, 4 सेंटीमीटर डिवाइड बाय 1 किलोमीटर। तो इसे कैसे करूंगा, 4/1 किलोमीटर, मीटर और ये, ठीक है क्या, सेंटीमीटर में बदल गया क्या भाई, किलोमीटर को सेंटीमीटर में तो बदल लेंगे ना, हाँ कि ना, यस सर इंजीनियर्स हैं हम यस लोग, इतना तो कर ही लेंगे। तो सर इसको अभी बताओ, ये रिप्रेजेंटेटिव स्केल हो गया, नहीं सर, स्केल कभी भी ऐसे नहीं लिखा जाता है 4/समथिंग, हमेशा कैसे लिखा जाता है स्केल, 1/समथिंग। तो सर इसे 1 में बदल देंगे, इसे भी 4 से डिवाइड करा और इसे भी 4 से डिवाइड करा तो 25, तो ये आ गया 1/25,000, हाँ कि ना, यस सर यस बोलो। क्या सिखा पा रहा हूँ मैं आपको, बहुत आसान चीजें हैं सर, ये क्या आप सिखाओगे, ये तो बहुत आसान है। 1 सेंटीमीटर डिवाइड बाय 4 किलोमीटर को, अब ये सेंटीमीटर में बदल गए क्या दोनों, हाँ कि ना। अब बताओ सबसे छोटा डिनोमिनेटर किसका है, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी, बोलिए। यस सर। ऑप्शन ए, इज इट क्लियर, हो पाया है क्या आप लोगों से, सर ये तो क्या हो जाए। सर ये को 4 सेंटीमीटर बाय 1 किलोमीटर को कैसे करके 1 बना दिया उसको तो बताओ। इसके 150 रुपए लगेंगे अलग से, ठीक है, फिर भी मैं बता रहा हूँ, ध्यान से सुन। 4 सेंटीमीटर डिवाइड बाय 1 किलोमीटर, 1 किलोमीटर में कितना मीटर होता है, 1000 किलो का मतलब 1000, ठीक है, और ये हो गया मीटर, और 1 मीटर में कितना सेंटीमीटर होता है, 10 100, तो ये हो गया सेंटीमीटर, सेंटीमीटर सेंटीमीटर कट गए क्या, ये यस सर सेंटीमीटर ये सेंटीमीटर को खा गया, हम्म गया सेंटीमीटर। अब ये यस 4 है, ये 100 है, तो एक काम करता हूँ, ये 4 से डिवाइड करा ऊपर, तो 4 को 4 से डिवाइड करा 1 आ गया, और नीचे भी 4 हाँ से डिवाइड करा। मैथ्स मुझे अलाउ करती है ऊपर नीचे सेम नंबर से डिवाइड करने से। सर क्या कह रहे हो आप, ध्यान से सुनो, हमें मैथ्स अलाउ करती है कि किसी भी नंबर को अगर ऊपर नीचे दोनों जगह डिवाइड कर देंगे ना, तो वैल्यू चेंज नहीं होती। कितना हुआ था, ठीक है, यानी कि मैथ्स मुझे अलाउ करती है कि ऊपर नीचे में सेम नंबर से डिवाइड कर सकता हूं किसी भी फ्रैक्शन को, फ्रैक्शन डिस्टर्ब नहीं होता। ये बात समझ में आती है क्या आपको, हो सकता यस है सर डिप्लोमा वाले स्टूडेंट हैं, कुछ हो सकता है आपको आ रही है, किसी को नहीं समझ में आती, मैं इसको एक्सप्लेन करता हूँ। मुझे बताओ, ये 2/2 का मतलब क्या हुआ, 1 हुआ क्या, यस सर अच्छा। अब मैं ऊपर भी 2 को 2 से काट दिया और नीचे भी 2 से को 2 से काट दिया, ऊपर 1 नीचे 1, अब भी 1 आ रहा है क्या, यानी कि अगर मैंने ऊपर नीचे सेम नंबर से डिवाइड कर दिया तो मतलब नहीं बदलता, यानी कि इसको जो लिखा हुआ है इसको ऊपर नीचे सेम नंबर से डिवाइड कर दोगे तो मतलब नहीं बदलेगा। कुछ स्टूडेंट को पेशेंस रखना पड़ेगा, कुछ लोग इससे परेशान हो रहे होंगे, बट यू हैव टू बियर विद मी। ये भी 4 से कट कर दिया, और ये 4 से कट करूंगा तो कितनी बार चला जाएगा, 25 टाइम्स जाएगा क्या, 100/4 इज 25, तो 1/25,000 आया क्या, हाँ कि ना, बोलो। यस सर आगे समझ में सर, हमें एक क्वेश्चन और दीजिए, ये तो आपने करवा दिया, एक क्वेश्चन हमें दीजिए, हम करके दिखाएंगे, इतना बड़ा क्या है, ये आएगा तो ये तो हो ही जाएगा क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज स्मॉलेस्ट स्केल, स्मॉलेस्ट स्केल, ऑप्शन ए 1:25,000, 25,000, ऑप्शन बी 1 सेंटीमीटर इज इक्वल्स टू 10 किलोमीटर, ऑप्शन डी 2 सेंटीमीटर, 2 is equals to 10 kilometer, option D 1 mm is equals to 1 किलोमीटर। करो भाई, किसी का गलत नहीं होना चाहिए, सब लोग अटेम्प्ट करो। कॉफी चाय वगैरह लेके बैठा करो, ठीक है, थके हुए होते हो पूरे दिन के, बहुत से लोग आप लोग जॉब वॉब करते हो, ठीक है,
कॉफी चाय या कुछ लेके बैठा करो ताकि एनर्जेटिक रहा करो पढ़ते पे, है ना। करो करो करो। राम हो पाएगा? हुआ किसी का? इसमें तो एई के भी अच्छे वाले स्टूडेंट बैठे हुए हैं, नहीं हो पाया अभी तक, ये तो गलत बात है, आप लोगों से होना चाहिए था। पहले का फ्रैक्शन कितना हो गया? 1/25,000। दूसरे का फ्रैक्शन कितना हुआ? 1/, ये कितना हो गया? 1 लाख। ये क्या हो गया? वन अपॉन 50,000। ये कितना हो गया? ये हो गया मेरा किलोमीटर mm में। तो ये किस में हो गया? 100। ये हो गया मीटर, ये हो गया सेंटीमीटर, और ये हो गया mm। तो बताओ विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट स्केल, वो स्मॉलेस्ट स्केल? ऑप्शन ए की ऑप्शन सी की ऑप्शन डी? ये देखना सर, बी और डी दोनों ही सेम है क्या? हाँ कि ना? मुझे बताओ, स्मॉलेस्ट स्केल देख रहे होंगे तो फ्रैक्शन लार्जेस्ट होना पड़ेगा, डिनोमिनेटर, फ्रैक्शन कह रहा हूँ सॉरी, डिनोमिनेटर ऑफ द फ्रैक्शन लार्जेस्ट होना पड़ेगा क्या? हाँ कि ना? बोलो, बात करो। यस कन्वर्ट सर। तो कर लिया होगा सबने। तो फ्रैक्शन किसका लार्जेस्ट है सर? आपने जो एमसीक्यू बनाया ना, उसमें बी और डी दोनों के फ्रैक्शन लार्जेस्ट हैं। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज स्मॉलेस्ट? इन दोनों के फ्रैक्शन, अगर इन दोनों के डिनोमिनेटर्स अगर लार्जेस्ट हैं, इन दोनों के डिनोमिनेटर अगर लार्जेस्ट हैं, तो ये स्मॉलेस्ट स्केल है, और दोनों एक बराबर ही स्मॉलेस्ट हैं। तो मैं क्या कहूंगा? बी एंड डी आर इक्वली स्मॉल, इक्वली स्मॉल। मैंने क्वेश्चन सही से बना नहीं पाया, ठीक है, मैं ऐसे खुद ही बना रहा हूं ना, कहीं से देखा नहीं, ठीक है। तो क्या कह सकता हूं सर? बी और डी इक्वल ही स्मॉल हैं और स्मॉलेस्ट हैं, ठीक है क्या? यस सर। इज इट क्लियर? यस सर। ठीक, चलिए, ये आज हमने स्मॉल स्केल लार्ज स्केल वाला पार्ट सीख लिया। ठीक है? आज के लिए इतना ही रखते हैं, ठीक है। आई विल सेंड यू सम क्वेश्चंस ऑन दिस, ठीक है, 2-4 एमसीक्यू क्वेश्चन इस पे भेजूंगा। कल हम लोग श्रंक स्केल वगैरह को पढ़ेंगे, ठीक है, दैट वी विल डिस्कस टुमारो। हमें क्लियर टू एवरीवन? सबको समझ में आया है? यस सर। यस सर। कोई प्रॉब्लम? सर लास्ट कर दिए होगा क्या? थैंक यू क्लास। सर हाँ बोलिए। ये आज का वो उसमें वेल्डिंग जो वो लेना है ना, सोप सोप वेल्डिंग लेना है ना, जो व्हाट्सएप हो जाएगा। अच्छा, जो क्वेश्चन भेजा है, शॉप बिल्डिंग ले हाँ लो। हाँ। और इसमें डी होगा क्या सर? तो सर डी में एक एक्स्ट्रा जीरो होगा क्या? डियर, 1 मुझे सेंटीमीटर। व्हाट्सएप पे टेक्स्ट कर दो, ठीक है, व्हाट्सएप पे टेक्स्ट कर दो, मैं सब ठीक है, क्या कह रहे हो क्वेश्चन को एरो करके, क्योंकि मैंने एक ग्रुप में कोई क्वेश्चन भेजा, एक नोविन बोल रहे हो क्या? नहीं हाँ सर, ये अभी हम सर्विंग का बोल रहे हैं सर। ये अभी वन हाँ 1 किलोमीटर से 10 किलोमीटर, अब बी डी दोनों होगा बोले ना। एक तो हाँ, 1 बी, mm है, तो एक एक जीरो ज्यादा होना चाहिए नीचे वाला में, डी में, ऑप्शन डी में। नीचे में भी तो 6 जीरो है, ऊपर में भी तो 6 जीरो है, दोनों नहीं एक बराबर ही तो। 1 mm दिए तो एक जीरो ज्यादा होना चाहिए, नहीं क्या? नहीं, ये 1 mm है,
तो किलोमीटर में देखो कि ये देखो ना, ये 10 किलोमीटर है, ये 1 किलोमीटर है। तो एमएम को सेंटीमीटर चेंज नहीं करेगा, और डायरेक्ट इसको एमएम में चेंज करना है क्या? इस अच्छा अच्छा अरे अच्छा, दोनों वैसे को भी कर सेंटीमीटर। दो। हाँ ठीक है। इज इट क्लियर? सर मैंने इसमें क्या करा है, एमए में कन्वर्ट कर दिया। हाँ बोलो बोलो। ऑप्शन बी में 1/10⁵ होगा सर। अच्छा गलत कर रहा हूँ क्या मैं? 1 जी सर। डिवाइड बाय, ये हो गया किलोमीटर, और ये हो गया ये 10⁶ ही आ रहा है डियर। सर सेंटीमीटर में कन्वर्जन होगा ना वो तो। हाँ तो सेंटीमीटर में कन्वर्ट करो, 10 किलोमीटर है ना, तो ओ 10 तो सर सर पहले से हाँ लिख, हाँ, ओके ओके। 150 रुपये जी लगेंगे। सर जी सर। और बताओ, और बोलो। सर क्या जल गया था? हम्म, क्या जल गया था? अरे क्या जल गया था? कुछ नहीं जला। ठीक है। चलो चलो, थैंक यू क्लास। आया आप लोगों को समझ में? अब ये थ्योरी पढ़ के आना, इस पे कल एमसीक्यू कराऊंगा मैं, ठीक है? इन प्रिंसिपल पे, इन सब पे कल मैं एमसीक्यू कराऊंगा। टुमारो वी विल टेक अ एमसीक्यू सेशन। 10 मिनट में, 20 मिनट में एमसीक्यू हो जाएंगे, देन वी विल प्रोसीड फॉर फर्दर। ठीक है, थैंक यू क्लास। अब ये आज वाला कल भूल के कोई नहीं आएगा, ठीक है? थैंक यू।